नेपाल ने पहले भी उथल पुथल देखी है, लेकिन इस दफा जो उथल पुथल मची उसे ऐसी आग लगी कि तख्ता पलट हो गया। और ये आग जो उठी वो जेन जी जिसे कहते हैं, युवाओं ने इस आग को लगाया। पार्लियामेंट को जलाना या ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करना, ये श्रीलंका में हुआ, ये बांग्लादेश में हुआ, ये नेपाल में हुआ। सब जगहों पर चुनाव हैं, सब जगह पर इस तरह की अस्थिरता है और आरोप लगते रहे हैं फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन हैंड्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से सक्षम हैं और सब कुछ सही है जी, तो हमारे को भी ध्यान रखना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा, ताकि कोई ऐसी अजीब वगैरह बात ना हो जाए जिससे इस पे हमारे पर नेगेटिव असर पड़े। ये पहली बार है जब एक महिला वहां पर नेतृत्व कर रही हैं और पहली महिला है भारत का ये जो पड़ोसी है, इससे भारत को क्या सीख लेनी चाहिए, पूरे दक्षिण एशिया के लिए इससे क्या सीख है। भारत का पड़ोसी नेपाल अपने सबसे बुरे राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। नेपाल ने पहले भी उथल पुथल देखी है, लेकिन इस दफ़ा जो उथल पुथल मची उसे ऐसी आग लगी कि तख्ता पलट हो गया। और ये आग जो उठी वो जेन जी जिसे कहते हैं, युवाओं ने इस आग को लगाया। और युवाओं में जो गुस्सा देखा गया है उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर गरीबी भी है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई और इसके साथ साथ लोकतंत्र के ऊपर भी सवाल उठा कि क्या लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया जा रहा है, उसमें एक नई ऊर्जा आ रही है। ये जो हिंसा हुई इसके नाम पर क्या वो सही था। लेकिन साथ साथ सवाल ये भी उठते हैं कि भारत का ये जो पड़ोसी है, इससे भारत को क्या सीख लेनी चाहिए, पूरे दक्षिण एशिया के लिए इससे क्या सीख है। अस्थिरता पूरे दक्षिण एशिया में है, चाहे वो भारत का पड़ोसी नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो। ऐसे में भारत की अपनी स्थिरता बनी हुई है, लोकतंत्र मजबूत है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन क्या सीख हम लेंगे। आप देख रहे हैं गोलमेज, मैं हूं नगमा और मेरे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ आदित्य गौदारा हैं और साथ ही राजीव सिन्हा साहब हैं और इन दोनों से इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। शुरुआत नेपाल के अंदरूनी हालात से करते हैं। आदित्य, जो कारण रहे, कहा गया कि भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण था, उसके खिलाफ गुस्सा था और इसलिए भी क्योंकि बेरोजगारी इतना है और बहुत बड़ी आबादी है युवाओं की जिनके पास काम नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं ये अंदर अंदर किस तरह की नाराज़गी थी लोगों में जो ऐसे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी इस वक्त? देखिए, ये जो नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है, ये बहुत सालों से चल रहा है। ऐसे देखा जाए, स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो पिछले 20 सालों में कुछ 7 मिलियन लोगों ने नेपाल छोड़ के गए। ठीक है, तो वो उससे क्या हुआ, इसमें ये पता चलता है कि एक तो ये जो गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी थी, जो अपने आपस में हर दिन कोई नया सरकार आ जाता था, किसी को और गिरा के कोई किसी और का कोलिशन आ जाता था। जैसे अभी पिछले 10 सालों में सिर्फ 3 ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार बने 7 जी। तो इससे पता चलता है कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इससे ना नए इन्वेस्टमेंट्स आए, ना नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आया, और जो भी पब्लिक सर्विस का जॉब था बस वही थोड़ा सा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी था। इकोनॉमी में ना डाइवर्सिफिकेशन था, और जो भी अगर कभी इंडिया इकोनॉमी कोऑपरेशन ज़्यादा बनाने जाए तो वो बोल देंगे कि इंडियन एक्सट्रीम इंडियन प्रेजेंस है, तो उसको भी वो एलिनेट कर लेते थे। और हर छोटे चीज़ को पॉलिटिसाइज कर करके जो इन्होंने वो इकोनॉमिक का हालात बनाया था वो बहुत बुरा था। तो इस समय इकोनॉमिक हालात, वहाँ पे आर्थिक हालात क्या हैं? जैसा आपने बताया कि बहुत बड़ी आबादी लगातार बाहर गई है, यानी कि वहाँ पर बेरोजगारी है, युवाओं के लिए वहाँ कोई काम का मौका है नहीं, तो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। और एक हैशटैग चल पड़ा था नेपो किड्स, यानी जो ये राजशाही के खिलाफ पहले भी आवाज़ उठी थी, लेकिन अब जब लोकतंत्र है तो वहाँ पर भी परिवारवाद बहुत मजबूत था। हाँ, ये जो नेपोटिज्म है, ये जो फैमिली डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो बोलते थे, ये तो चल ही रहा है। और इसको लेके इनको दिक्कत ये थी कि अभी आप देखा जाए तो जो नेपाल को ओवरऑल वर्किंग पॉपुलेशन जो है, जो 15 to 60 एज ग्रुप में है, उसमें से 15 to 35 बस अकेला एक ऐसा ग्रुप है जो 47% ऑफ द वर्कफोर्स बनाता है। अब आपको जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट आप दिखा रहे हो 23-22% है, तो आप इनको ना एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हो, और ऊपर से ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, जहाँ से आप देख रहे हो कि हर कोई क्या कर रहा है। पहले तो ऐसा था कि आप जब जो घर पे होगा बस वही देखोगे, वही देखेंगे, और जो आंखों के सामने होगा बस वही दिखेगा। अब ऐसा है कि जो सोशल मीडिया पे है, जो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ये जब अपने
मिनिस्टर्स या अपने पॉलिटिशियंस के जो बच्चे बाहर जाके सेटल होते थे, जो फोटोज़ डालते थे, उसका एक नैरेटिव ऐसे बनाया गया था कि ये करप्शन है एक लेवल पे, और ये पॉलिटिशियंस जो अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने सरकार के बारे में सोचते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे अपने फैमिलीज़ को सेटल करने में सोच रहे हैं। और इस चक्कर में ना हमको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ना हमको रोजी रोटी मिल रहा है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन भी इतना बढ़ा हुआ है और एनर्जी कॉस्ट भी इतना बढ़ा हुआ है। इन्फ्लेशन तो ऐसे ही कोविड के टाइम से तो अभी कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था। तो ये इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस एक ऐसा जो बोलते हैं एक प्राइमर कॉज था, जो इतना गुस्सा में लोग आ रहे थे, जो सोशल मीडिया बैन हुआ, दैट वाज द लाइट ऑफ द मोमेंट। सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगा राजीव सिन्हा साहब, वो एक उस वक्त की हम कहते हैं कि जो फौरी कारण था, इमीडिएट प्रोवोकेशन। उसके पहले तमाम बातें आदित्य ने बताई कि लोगों में बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली एक बड़ा कारण रहा है, तो वो गुस्सा अंदर अंदर बढ़ रहा था। नेपाल की इकॉनमी रिवाइव नहीं कर पाई थी, पहले भी बहुत अच्छी हालत में नहीं थी, पर कोविड के बाद तो नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन जो हिंसक प्रदर्शन हमने देखा है वो भी एक सीख देता है। ये हमने बांग्लादेश में भी देखा था और भी जगहों पर देखा। जेनजी उसे लीड कर रही है, तो ख़तरनाक भी है ये गुस्सा बहुत ज़्यादा। हिंसा की हम तारीफ़ नहीं कर सकते, लेकिन जो हुआ वहाँ पर उससे क्या सीख? देखिए, नेपाल जैसे अभी आदित्य ने कहा, नेपाल की जो पॉपुलेशन है उसका जो 40% जो पॉपुलेशन है वो 16 से 40 साल के बीच का है, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। और इनफैक्ट अगर आप देखें, नियरली अ थर्ड, एक तिहाई नेपाल की जो आर्थिक व्यवस्था है वो रेमिटेंस से चलती है। अच्छा। एक तिहाई। इससे सोचिए, और नेपाल में काम नहीं है, लोग पढ़े लिखे हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ जाएं? कुछ लोग हिंदुस्तान आते हैं, बाकी लोग मिडल ईस्ट जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, और हर एक तरह का काम करते हैं, तो वो लोग पैसा भेजते हैं। तो उससे सरकार चल रही है। नया ऐसे जैसे अभी कहा गया, नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, और ना ही सरकार ने कुछ किया जिससे आर्थिक स्वास्थ्य जो बेहतरीन हो। और जहाँ तक जेन जी का सवाल है, आपने जो कहा, इसके कुछ और भी, करप्शन तो एक बहुत बड़ा, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा मुद्दा है। पर सोशल मीडिया पर बैन जो था वो एक प्रोवोकेशन हो गया। उसमें हुआ क्या, नेपाल में जो सोशल इंटरनेट और जो एक्सेस है वो काफ़ी एक्सपैंडेड है, और वो उसका काफ़ी इंग्रेस काफ़ी अच्छा है। तो नेपाल में बहुत सारे लोग जिनके पास काम नहीं था, जिनको काम नौकरियाँ नहीं मिल रही, वो अपना काम चला रहे थे इंटरनेट बिजनेस के थ्रू। छोटे छोटे काम करा रहे थे, वो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कर रहे थे, वो घर पे के काम कर रहे थे, इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे थे, वो ऐसे इस तरह से अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। और जिस दिन ये बंद हुआ, उस दिन उन्होंने देखा कि हमारी तो रोजी रोटी ख़त्म हो गई, हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करें? उसको लेके लोग नाराज थे, इंस्टेंट नाराज। लेकिन जिस तरह संगठित हुए, इकट्ठा होकर बाहर निकले, जब सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लग चुका था, तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये क्या अपने आप ऑर्गेनिकली इतना हो गया? इसे कोई समर्थन भी मिल रहा था? जाहिर है कि लोग वहाँ पर थे, युवा थे, उनमें नाराजगी बहुत थी, तभी जमा हो पाए। बिल्कुल। बट कैसे ये उसमें देखिए ऐसा है, नेपाल में जो हुआ, ये एक शहरी मूवमेंट था। आप देखा जाए तो काठमांडू, छोटे शहर, विराटनगर, बाकी ललितपुर, ये सब बाकी जगह जो है वहाँ पे, पोखरा, इन सब जगह में हुआ। गाँव में, रूरल एरिया में इतना इसका इम्पैक्ट नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, पर ये यहाँ पे हुआ। और देखा जाए तो देखिए, सरकार इतनी इनडिफरेंट थी, वो तो ये सोच रही थी कि हम जो चाहते हैं हम कर सकते हैं, हमें लोगों से मतलब ही नहीं है, ना उनकी सेंसिटिविटी से मतलब है, ना उनकी जो सफरिंग उनसे मतलब है। अब आपको एक उदाहरण मैं आपको दूँ, ललितपुर में आई थिंक 4 दिन पहले, सितंबर 4 से 4 दिन पहले, एक मिनिस्टर अपनी गाड़ी के और पायलट के साथ जा रहे थे। वो जैसे ही ललितपुर क्रॉस किया, एक उनकी जो पायलट की गाड़ी थी, उसने एक 11 साल की बच्ची को मारा और आगे चले गए, और रुके तक नहीं। फॉर्चुनेटली बच्ची बच गई, उसको छोड़। पर जब किसी ने ओली से सवाल पूछा कि उन्होंने कहा ये तो रूटीन है, नॉर्मली तो होता रहता है। अब इससे सोचिए कितना आक्रोश होगा जब एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि
एक आम बच्चे की जिंदगी कोई महत्व नहीं है। जी। तो ये भी एक वजह थी। उसके अलावा वेस्टर्न नेपाल में 12-year-old girl, a 12-year-old challenged girl was raped and killed. And in the east also was another rape of the. तो ये सब चीजें मिला के आप देखें तो ये गुस्सा था ये और ये दिखता बढ़ा था कि सरकार जो है वो लोगों को बिल्कुल उसको पूछ नहीं रही है, उनकी कोई अहमियत नहीं है और इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा था, तो ये भड़क गया। और मिनिस्टर्स तो ऐसे अपनी रोजी अपना काम चला जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो हैं, हम रहेंगे और हम लोग चलते रहेंगे। और जिस आप देखा जाए जितने भी सरकारें बदली हैं सरकार में, यहाँ 3 लोगों ने ही राज किया है। एक तो शेर बहादुर देवबा ने, एक प्रचंड ने और ओली ने। देवबा ने 5 दफा, प्रचंड ने 3 दफा और ओली ने 3 दफा। बस ये तो यही लोग। तो अब जो यहाँ पर सुशीला जी आई हैं तो वहाँ उनके ऊपर भी आरोप कई तरह के लग रहे हैं और ये पहली बार है जब एक महिला वहाँ पर नेतृत्व कर रही हैं और पहली महिला हैं, राइट। पहली महिला पॉलिटिशियन है, प्रधानमंत्री बनी है, हालांकि इंटरिम गवर्नमेंट है, पर बहुत जल्दी आदित्य अब बांग्लादेश के मुकाबले यहाँ पर इलेक्शन की घोषणा कर दी गई है। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं एक मुद्दा यहाँ रखना चाहूँगा। आपने कहा महिला, पहली महिला। सुशीला जी जो हैं वो पहली नेपाल की पहली चीफ जस्टिस थी। और नेपाल में आपको ये भी ध्यान रखना, जेंडर इक्वालिटी का बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि लेडीज़ को या औरतों को या लड़कियों को दबा के रखा जाए, नहीं, दे आर इक्वल, दे आर इक्वली एजुकेटेड एंड दे प्ले एन इक्वल रोल। सो इन दैट सेंस आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट दे हैव चोजन हर टू लीड द इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन। एब्सोल्युटली। तो पहली बार ये पहली महिला प्रधानमंत्री, जैसे आपने कहा कि 3 लोगों के बीच में सत्ता हस्तांतरण होता रहा, लेकिन ये अब बनी है प्रधानमंत्री। बांग्लादेश की बात मैंने पहले की थी, श्रीलंका के हालात जो हैं वो हैं, फिर बांग्लादेश अभी हाल ही में इस तरह की ही वहाँ पर एक युवा मूवमेंट देखी गई, इसलिए मैं उसकी तुलना कर रही हूँ। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे, आपको क्या समानताएं दिखती हैं, क्या वहाँ पे अलग है? और वहाँ पे अस्थिरता और हिंसा बहुत दिनों तक रही। नेपाल में थोड़ा जल्दी ये कुछ थमा है, कुछ कम हुआ है, इलेक्शंस भी अनाउंस किए गए। देखिए, जो सिमिलैरिटीज़ है वो तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द ये सिमिलैरिटी जो होता है, ये प्रोटेस्ट जो है और इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई था, मतलब जो ऑपरेटिंग प्रोसेस था, सारे सिमिलर थे। सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन, पार्लियामेंट को जलाना या ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करना, ये श्रीलंका में हुआ, ये बांग्लादेश में हुआ, ये नेपाल में हुआ। और तीनों जगह में गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। तीनों जगह महल के तस्वीर सामने आई कि लोग शाही दरबार पहुंच गए हैं, जला दिया, या वहाँ पे श्रीलंका में भी मुझे याद है बेडरूम्स में लोग घुसे, बिस्तर पे, सोफे पे, प्रेसिडेंट पैलेस में आकर उन्होंने सब जलाया, तोड़फोड़ की। वो नेपाल में भी हुआ, वो बांग्लादेश में भी हुआ और वो श्रीलंका में भी हुआ। तो तीनों जगह सिमिलैरिटीज हैं। ये जो यूथ मोबिलाइजेशन है, ये तीनों देशों में ये सोशल मीडिया लेके इतना मोबिलाइजेशन हुआ था और ये तीनों प्रोटेस्ट में ऐसे बोला जाता है कि दे आर नॉन पॉलिटिसाइज्ड। हालांकि ये बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, जो नॉन मेन स्ट्रीम पार्टीज थे, वो थोड़ा बहुत अपना इन्फ्लुएंस करते ही गए आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग। जैसे जेवीपी और लेफ्ट थे श्रीलंका में, उन्होंने भी कभी कभी इंटरफियर किया था, हालांकि ज़्यादा नहीं किया था पर कभी कभी तो किया था। और बांग्लादेश में बीएनपी और जमात ने भी किया है। और अब नेपाल में जो ये प्रोटेस्ट होने वाला था, इससे पहले अगर आप देखेंगे 3-4 महीने पहले, आई थिंक वो प्रो मोनार्की एलिमेंट जो था, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग प्रेजेंट देयर। तो और जब ये प्रोटेस्ट ख़त्म होने को आया एंड देन दे सेड कि हम एक सोल्यूशन ढूंढते, तो थोड़ा सा एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो बोले कि हाँ चलो नेपाल को वापस मोनार्की बना देते। तो वो दिखाता है कि यहाँ पे भी थोड़े प्रो मोनार्की एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। ऑल्दो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो थे, फिर भी दीज प्रोटेस्टर्स और यंगस्टर्स जो थे वो अपने आप को ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से खिलाफ, पूरा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते तो नेपाल में जो देखा हमने प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट लार्जली किसके खिलाफ था? मोनार्की के खिलाफ तो नहीं है, वो तो हो चुका। लोकतंत्र में करप्शन जो था। The protest was not against democracy. The protest was not against the monarch. The protest was against the political parties and their leadership and their corruption and their inability to govern and deliver. Sorry, मैंने इसको इंग्लिश में कहा आपको, पर वहाँ पे ये वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये था। और अगर आप देखें तो ये जितने भी लोग आपने इकट्ठे किए, सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। और
पहले ये 4 सितंबर को शुरू हुआ, फिर वो 6 को आया, फिर वो 8 को आया और 8 में आग लगी। तो 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में उन्होंने सोशल मीडिया डिस्कॉर्ड को इस्तेमाल किया। उन्होंने बाकी से तो बैन हो गए थे, तो ये आपके टिकटॉक वाइबर तो चल रहे थे, पर डिस्कॉर्ड को इस्तेमाल किया और उन्होंने लोगों को उत्साह किया कि आप आके जॉइन हाथ मिलाइए ताकि हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकें। तो वहाँ पे ये था। पर द पॉइंट इज़ मुझको लगता है ये थोड़ा ऑर्गेनाइज था, पर इसके ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन था ये भी क्लियर नहीं है। क्योंकि कोई भी मूवमेंट अगर ऑर्गेनिकली खड़ा होता है, स्टूडेंट्स या जेनजी इसको करें, जेनजी किसे कह रहे हैं हम 13 साल से लेके 28 साल के लोगों को जेनजी कह सकते हैं। तो अब आप ये देखें कि इसको सस्टेन करना बांग्लादेश में भी लंबा चला और अब नेपाल में भी हम देख रहे हैं जिस तरह का हुआ, तो उसमें आपको लगता है कि ये सब अपने आप तो हुआ, लेकिन बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं, सवाल बहुत क्या हैं, फॉरेन हैंड्स भी होते हैं। इसमें सवाल काफ़ी हैं कि नंबर एक, कोई था पीछे जिसने गाइडेंस दी, कोई था जिसने कहा हम सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली और अदरवाइज ना। ये सब सवाल जो है हमें इन सब सवालों को हमें जवाब ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके पता कि इसके पीछे कौन हम है। ये भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, म्यांमार है, सब जगहों पर चुनाव हैं, सब जगह पर इस तरह की अस्थिरता है और आरोप लगते रहे हैं फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन हैंड्स। आदित्य, देखिए, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये तीनों देशों में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वहाँ पे, हाँ, मैंने माना कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का उतना इन्फ्लुएंस नहीं था और ऑर्गेनिक जो बोला जाता है, लेकिन इनका ऑर्गेनाइजर्स भी सिविल सोसाइटी लीडर्स ही थे, जो NGOs चलाते हैं, जो ट्रेड यूनियन लीडर्स है। हाँ, अब उनको क्या इन्फ्लुएंस किया गया था और उनका बिहाइंड द सीन्स क्या है वो हमको अभी तक पता नहीं है, लेकिन इन मोबिलाइजेशन में ये सिविल सोसाइटी का रोल बहुत महत्वपूर्ण था जी। हाँ, और जहाँ तक एक्सटर्नल हैंड है, मुझे लगता है एक्सटर्नल हैंड ऐसे देखना चाहिए जैसे अब चाइना इंडिया का कंपटीशन चल रहा है पूरा नेबरहुड में, और ये लीडर्स ऐसे हैं कि चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो लेकर You must add the United States to that. पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यूएस का इन्वेस्टमेंट्स इतना ज़्यादा नहीं है, और मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ जो इंडियन में साउथ एशिया में इन्वेस्टमेंट्स आए तो इनका इन्वेस्टमेंट जनरेट क्यों नहीं कर पाया जॉब्स। तो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भारत और चीन के बीच में प्रतिस्पर्धा है, और ये भी, लेकिन भारत और चीन यहाँ पे बहुत फ़र्क है। भारत और नेपाल या भारत और बांग्लादेश में जैसे कहते हैं हिंदी में कि रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, आप लोगों को इतने घुले मिले हैं कि आप रोक नहीं सकते। चीन काफ़ी दूर है, लेकिन चीन अपनी मौजूदगी हर जगह चाहता है, नेपाल में भी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, निवेश को लेकर और दूसरी कारणों पे। पर राजीव सिन्हा साहब, आपने जो बात की यहाँ पर बहुत दूर दराज बैठे एक मुल्क की, उनका क्या यहाँ हित हो सकता है? ये बात बांग्लादेश में भी उठी थी। देखिए, ऐसा है, अमेरिका का जो अप्रोच है वो ग्लोबल है, उसका लोकल आउटलुक नहीं है। और अमेरिका जो है वो चीन के साथ कंपटीशन में है, और वो जहाँ पे चीन होगा वो वहाँ पे अपना, और नेपाल एक ऐसी जगह है जो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि वो नेपाल के बिल्कुल, चीन के बिल्कुल बगल में है, बॉर्डर शेयर करता है। तो उसकी आप खुद अहमियत समझ लीजिए कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है अमेरिका के लिए, जिस तरह से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, तो वो तो है। और जहाँ तक जैसे आदित्य ने कहा कि यूएस का इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना चाइना का है, हाँ, माना आपकी बात, पर यू मस्ट अंडरस्टैंड America doesn't need to invest in that manner. America invests in various other manners. It invests in manners which bring about a change at a lower level, which kind of which creates movements. Look at the Arab Spring. Yes. How did that happen? Ji. You know, so and there's a lot of similarity between the Arab Spring and what happened in Nepal, or for Bangladesh matter. There are similarities. They're not the same thing, but there are similarities. So the Americans have a deep connect in what's happening in Nepal. Let me also tell you, when the earthquake happened, the Western NGOs had come in and they were giving relief material and everything else. तो एक एजेंडा है, एक हिडन एजेंडा है, वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन ये भी सच है कि जहाँ पर ये लोगों में बेचैनी होती है, रिजेंटमेंट है बहुत सारी चीज़ों को लेके, वहीं पर इस तरह की गुंजाइश भी होती है कि आप उन्हें भड़का सकें। साउथ एशिया की अगर बात की जाए, अब नेबरहुड जो भारत का है,
वो इस समय काफ़ी अस्थिर है। पाकिस्तान से शुरुआत करें, इकोनॉमी बदहाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में चरम पे है। अफगानिस्तान की बात करिए, अफगानिस्तान की बदहाली, अफगानिस्तान को दुनिया थोड़ी भूली भी है इस वक्त में। नहीं, भूला कोई नहीं है। चर्चा कम करते हैं, तालिबान वहाँ पर आ चुके हैं और हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि उस बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, नेपाल है। क्या सीख है भारत के लोकतंत्र के लिए? हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हमारी चुनावी व्यवस्था मजबूत है, इसलिए यहाँ पे अभी चीज़ें, लेकिन हमें क्या कॉशियस रहने की ज़रूरत है, या क्या यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि सब तरफ में इंस्टेबिलिटी है? देखिए, हिंदुस्तान और नेपाल का रिश्ता जो है वो काफ़ी गहरा है और काफ़ी अलग है बाकी देशों से, चाहे वो बांग्लादेश हो या म्यांमार हो या श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो। भारत नेपाल का रिश्ता अलग है, सदियों पुराना है। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग the affinities there. Of course, it's the only Hindu state in the world. Yes, Was the only Hindu state. Now it's a secular state. But वो हिंदू रिश्ता है, एक रोटी बेटी का रिश्ता है, जो मैं फिर से दोहराऊंगा जो आपने कहा। नेपाल का बीरगंज से 70% ऑफ इट्स इम्पोर्ट्स गो थ्रू बीरगंज। नाउ अगर खुदा ना खास्ता ये बात लंबी चलती और हिंसक हो जाती, और अगर हमें बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती और ट्रेड रोकना पड़ता, आप समझ सकते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता नेपाल पर। और उसका क्या होता, और अगर 70% आपकी इम्पोर्ट्स बंद हो जाएं तो आप क्या करेंगे, समझे आप। एंड दैट वुड बीन अ डिप्लोमेटिक नाइटमेयर। बिल्कुल। सो इससे सोचिए कि अगर जो नेपाल में होता है उस पर हमारे पर असर कितना पड़ा। हमारा बॉर्डर जो है ओपन बॉर्डर है। आप एक आधार कार्ड के तौर पे आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। आप काठमांडू में लैंड करेंगे तो आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। देखिए, दो तरह के नेपाल के लोग हैं, तो अच्छे पढ़े लिखे लोग जो पढ़ने लिखने आते हैं, और जो एक पूरा काम करने वाला बड़ा तबका आता है। तो सब तरह के नेपाल से लोग। अब देखिए, अब सिक्योरिटी एस्पेक्ट आपने कही, तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ साउथ एशिया जो है वो थोड़ी चैलेंज हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी रेजिलिएंट है, स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए हम लोग उसको संभाल सकते हैं। पर कॉपी कैट रिएक्शंस कहीं भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी तरह सक्षम हैं और सब कुछ सही है जी। तो हमारे को भी ध्यान रखना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा, ताकि कोई ऐसी अजीब वगैरह बात ना हो जाए जिस पे हमारे पर नेगेटिव असर पड़े। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा बात, हमें अपनी जो नेपाल के साथ रिश्ता है वो हमें बना के रखना पड़ेगा हर एक के साथ। वहाँ पे अगर नेपाली चाहते हैं कि नेपाली लोग चाहते हैं कि अगर ए आए तो ए के साथ, बी आए तो बी के साथ, अगर ए बी सी डी एफ जी एच हैं तो सबके साथ हमारे रिश्ते होने चाहिए, चाहे कोई आए, क्योंकि हम नेपाल के साथ हैं, किसी एक के साथ नहीं। अब अगर कोई चाहता है कि ए आए तो हम ए से बात करेंगे, बी आए तो बी से बात करेंगे, या डी आए तो डी से। हमारा वो अप्रोच होना चाहिए। और हम लोगों को हम लोग जो है सबसे बड़ा देश है साउथ एशिया में, और उसकी वजह से हमें थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा इन छोटे छोटे देशों की सेंसिटिविटीज़ को लेके। तो ये लोग काफ़ी प्रोवोकेटिव बात कहेंगे, आपको चुभाने की कोशिश करेंगे, तो हमें हर एक चीज़ पे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ेंगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आई थिंक हमारे लिए यही एक वो है। और दूसरा कि ये है कि हमें, जैसे अभी बात हुई, चीन की बात हुई, जैसे अमेरिका की बात हुई, बाकी लोगों की बात हुई जो जिनकी अपना एजेंडा है। ये सिर्फ इन देशों की बात नहीं, यहाँ पे सिविल सोसाइटी की, एनजीओज़ की, उनके भी अपने एजेंडे होते हैं जो जुड़े होते हैं कि अलग स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा उस तरह से। और बड़ा सवाल, एक आखिरी सवाल आप दोनों की इसके ऊपर टिप्पणी आदित्य। साउथ एशिया की हम बात कर रहे हैं, तो साउथ एशियन डेमोक्रेसीज़ के लिए इस समय क्या प्रश्न खड़े हैं उनके सामने में, स्ट्रेटेजिकली देखें? स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो साउथ एशिया में एक ही चैलेंज है जो इतने साल हुए नहीं, दैट इज़ गवर्नेंस। क्या ये जो नया रेजिम है, जो बांग्लादेश में बनाया, श्रीलंका में बनाया, नेपाल में बनाया, क्या ये रेजिम वो सस्टेनेबिलिटी दे पाएंगे, या वो एक्सपेक्टेशन या जो होप्स रखे हुए उनके ऊपर, ये क्या वो डिलीवर कर पाएंगे या कोलैप्स हो जाएंगे? और दूसरी और तीसरी बात ये भी है कि एक श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ है, हालांकि इस मूवमेंट में मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस ने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया कि फैसिलिटेट किया डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। और उन्होंने ये भी बोला कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है देश चलाने में।
पर ये भी देख लो कि ये सिविल मिलिट्री इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा तो चेंज हुआ है। अब मिलिट्री अभी प्रोमिनेंस में आ चुका है थोड़ा बहुत ना, अभी वो बोल रहे हैं कि उनको रूल नहीं करना चाहिए, बट क्या होगा अगर ये गवर्नमेंट्स डिलीवर ना कर पाए? और जब तक ये जेंजी है जो इनको लगता है कि ये गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते हैं प्रोटेस्ट करके, तो अगर इन्होंने कल किया तो आगे भी करेंगे। इनको लगेगा कि ये गवर्नमेंट हमारा एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर रहा है, तो चलो एक और मार्च कर देते हैं। फिर इससे ये सवाल उठता है कि इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या लोकतंत्र के लिए चुनौती है? जैसे मैंने आपको पहले कहा, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो, कहीं भी ये नहीं हुआ कि हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए। श्रीलंका में लोकतंत्र वापस आ गया, इलेक्शंस हुए, लोकतंत्र वापस आया। बांग्लादेश में लोकतंत्र की बात हो रही है, इलेक्शंस काफ़ी डिले हुए पर इलेक्शंस हो रहे हैं फरवरी में। इंटरेस्टिंगली नेपाल में जो हुआ, उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को स्टेबलाइज किया और उन्होंने कहा कि हम 26 मार्च को हम अगले साल इलेक्शंस करेंगे। तो वहाँ पे किसने डेमोक्रेसी को चुनौती नहीं दी है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत पॉजिटिव बात है। और जहाँ तक आप देखें इन सब में, जैसे आदित्य ने कहा, फौज ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है। उन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है कि भाई हाँ, हम लोग लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग आइए, अपना काम करिए, प्रतिकार करिए, आगे करना है और इलेक्शंस करिए और आगे देश बढ़ाइए। उनका ये है। उन्होंने ये नहीं कहा है जो पाकिस्तान में है कि हम आपके पीछे हैं, हम सब चलाएंगे, आप सिर्फ मुखौटा हैं, आप हमारे लिए मुखौटा हैं। ये जो पाकिस्तान में हुआ वो यहाँ नहीं हो रहा है। ये मुझे एक बहुत पॉजिटिव बात लगती है। हमें देखना होगा कि म्यांमार में क्या होता है। वहाँ तो मिलिट्री जनता का रूल है। अब वहाँ पे इलेक्शन के बाद क्या होता है, क्या मिलिट्री जो है वो पीछे हटती है या नहीं हटती है, क्या होता है वो आगे टाइम। बात आपने बताई है कि पाकिस्तान की स्थिति अलग है, जिस तरह से वहाँ पर सैन्य जो ताकतें हैं वो सत्ता में रही हैं और असल सत्ता में वो ही रही हैं हमेशा। और डेमोक्रेसी है लेकिन लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं रहा। इन बाकी देशों में थोड़ा फ़र्क है हालात, लेकिन यही है कि अब सवाल है, चुनौती है बाकी लोकतंत्र के लिए भी और शायद नेताओं के लिए, लोकतंत्र में जो सत्ता में बैठे हैं, कि अगर आप डिलीवर नहीं करते हैं, जैसा आपने कहा गवर्नेंस की बात, तो फिर जनता जो है फिर से आक्रोशित होगी, उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। बिल्कुल। जहाँ तक डेमोक्रेटिक और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस मजबूत ना हो पाएंगे, ऐसे इंसिडेंट्स चलते रहेंगे। और इंडिया का यही रोल है कि इनको आप फैसिलिटेट करो, ज़्यादा इंटरफेयर भी मत करो। इनके खुद के एम्बिशन से, इनके खुद के पॉलिटिक्स से हमसे जो मदद हो पाएगा वो करते रहेंगे। तो भारत को उनको मदद देनी चाहिए उनके लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। और तमाम लोकतंत्र के लिए एक संदेश है कि गवर्नेंस की जो बात आपने की वो आप सही तरीके से करें। भ्रष्टाचार को अब लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, युवा कम से कम तैयार नहीं है। और अगर वक्त रहते नहीं संभलते तो फिर जनता सत्ता बदल सकती है, उखाड़ फेंकती है, ये भी हमने देखा है। धन्यवाद आप दोनों का इस पर चर्चा करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।